हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज मैं आपके लिए टेंस का टॉपिक लेके आई हूँ। टेंस हमारे जो ग्रामर है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। क्योंकि नरेशन, आपका एक्टिव पैसिव, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी से बिलोंग करती हैं, टेंस से बिलोंग करती हैं। अगर आपको टेंस अच्छे से समझ में आ जाए या टेंस का पूरा टॉपिक क्लियर हो तो आप ये सब चीज़ें बहुत इजीली इनको हैंडल कर सकते हैं। ख़ास तौर से आपका नरेशन और एक्टिव पैसिव, इसमें मेन रोल पूरा टेंस का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मानिए कि आप बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे इसको टॉपिक वाइज लेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस लेंगे, फिर पास्ट टेंस लेंगे एंड देन फ्यूचर टेंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस क्या होता है? इसको हिंदी में काल भी कहते हैं, ठीक है। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ टेंस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस हो गया आपका, इसको हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल। जो इस समय चल रहा है, जो हमारे वर्तमान में घटित हो रहा है, वो कहलाता है आपका वर्तमान काल। पास्ट टेंस हो गया आपका भूतकाल, यानी जो बीत चुका, जो निकल चुका, ठीक है। और थर्ड वाला जो है आपका फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल, यानी आपके आने वाला काल, आपके आने वाला कल, है ना। तो कितने प्रकार के हो गए टेंस आपके? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये तीनों टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हमारे 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। देखिए, ऐसे ही सेम पास्ट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, ऐसे ही सेम फ्यूचर टेंस के 4 टाइप होते हैं। बस आप ये प्रेजेंट की जगह पास्ट इंक्लूड कर देंगे तो आपके पास्ट के 4 प्रकार के टेंस हो जाएंगे, और प्रेजेंट या पास्ट की जगह फ्यूचर इंक्लूड कर देंगे तो आपके फ्यूचर के 4 प्रकार के टेंस हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग अलग क्वेश्चन रख के समझाया है ताकि और अच्छे समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस? पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। सेम एज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। वही सेम चीज़ है, बट हम जो आगे का जो चीज़ है वो बदल देते हैं। प्रेजेंट की जगह हम पास्ट भी रख सकते हैं, पास्ट की जगह हम फ्यूचर भी रख सकते हैं, और बाकी चारों चीज़ें इसमें सेम होंगी। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। तो हाउ मैनी काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस? फ्यूचर टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, सेम एज प्रेजेंट टेंस, एज पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, वही चीज़ रिपीट होगी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे टोटल टेंस हो गए आपके 12 टाइप्स के। इसके 12 प्रकार हो गए एक तरीके से। जब हम तीनों को, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों को इंक्लूड करके देखें तो आपके 12 टाइप के हो गए टेंस आपके। तो अभी इतना ही समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक टेंस को और उनकी भी जो टाइप्स होते हैं, जैसे हम सबसे पहले लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव। तो उसको अलग अलग तरीके से समझेंगे और पूरा रूल्स वाइज समझेंगे। जल्दी जल्दी में नहीं भगाना है, बिल्कुल इसको जड़ से खोद के लाना है ताकि हमारा बिल्कुल टेंस जो है क्रिस्टल क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है? देखिए, सबसे पहले समझिए प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, और इंडेफिनिट यानी जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, यानी अनिश्चित। मतलब वर्तमान में जो चीज़ अनिश्चित है वही हमारी क्या हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गई। अब इसकी पहचान कैसे होती है? चलिए शुरू से पढ़ते हैं।
इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं या ती, ते, ता आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का यानी जो काम हो रहा है उसका अनिश्चित रूप पाया जाता है। मतलब कुछ निश्चित नहीं होता कि कब हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम बाजार जाता है। देखिए अब लास्ट में क्या आ गया इसका, ता है। ता है से हम पहचान लेंगे कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। अब राम बाजार जाता है, कब जाता है कुछ पता नहीं, किसके साथ जाता है कुछ पता नहीं, हो सकता है उसका प्रोग्राम सडनली चेंज हो जाए, जाए भी या नहीं भी जाए। तो मतलब अनिश्चित है, हम कुछ कह नहीं सकते कितने बजे जाता है, किसके साथ जाता है, कैसे जाता है। तो ये हो गया हमारा इनडेफिनेट, यानी जो भी डेफिनेट ना हो वही हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट। और प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, मतलब वर्तमान में जो डेफिनेट ना हो, जो निश्चित ना हो, वही हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। चलिए इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण। क्या होता है, साधारण। देखिए जैसे टेंस के 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं। उसी प्रकार एक एक टेंस के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कैसे होते हैं कई प्रकार सेंटेंस के, जैसे हम इसको अफर्मेटिव में बना सकते हैं, इसको हम नेगेटिव में बना सकते हैं, इसको हम इंटेरोगेटिव में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रूल नंबर 1 अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य। तो हर टेंस को बनाने के लिए कुछ ना कुछ रूल्स उसमें अप्लाई होते हैं, वही हम यहाँ पे रूल्स देखेंगे। क्या है रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता, यानी एक वचन कर्ता मीन्स सिंगुलर नंबर। क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है, सिंगुलर नंबर जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम मुख्य क्रिया, क्रिया हो गई हमारी यानी कि मेन वर्ब। क्या है, मुख्य क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेन वर्ब। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर और मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो अगर हमारा कर्ता जो होता है सिंगुलर नंबर होता है तो उसकी मेन वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं। क्या लगाते हैं, एस या ईएस जोड़कर हम वाक्य को बनाते हैं। और अगर हमारा जो कर्ता यानी कि हमारा जो कर्ता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन हो, बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर। क्या होता है बहुवचन मीन्स प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, और प्लूरल नंबर होते हैं आई, वी, दे, यू, मतलब एक से ज़्यादा। अगर हमारा कर्ता सिंगुलर नंबर है तो हम सेंटेंस को बनाते समय जो हमारी मेन वर्ब होगी, मुख्य क्रिया होगी, उसमें हम एस या ईएस जोड़ देते हैं और सेंटेंस को बनाते हैं। बट अगर हमारा कर्ता बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हम उसमें एस या ईएस नहीं जोड़ते और बिना एस या ईएस मेन वर्ब में जोड़े हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुन लेंगे ध्यान से। एक वचन कर्ता यानी ही, शी, इट। एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर कौन कौन से, ही, शी, इट के साथ मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। तथा बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल नंबर कौन कौन से, आई, वी, दे, यू, इनके साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। और इसी तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम बाजार जाता है। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया, राम हमारा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है हमारा ये एक वचन करता है या बहुवचन करता है। अब ये राम किसी का भी नाम हमेशा एक वचन होता है यानी हमारा सिंगुलर नंबर होता है। अब सिंगुलर नंबर के साथ हमने क्या बताया था, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया में क्या लगाएंगे हम, एस या ईएस लगाएंगे। अब राम बाजार जाता है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है तो जाना, जाना क्या हो गई, जा रहा है ना। जैसे जाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, मतलब जो भी हम काम करते हैं वो हमारी क्रिया में आती है। ठीक है, तो राम बाजार जाता है तो जाना यहाँ क्रिया हो गई। और हमने रूल क्या पढ़ा था कि एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर के साथ हम मेन वर्ब में क्या लगा देंगे, एस या ईएस लगा देंगे और वाक्य को बना देंगे अगर सिंगुलर नंबर है तो। अगर इसकी जगह प्लूरल नंबर होता तो हम एस या ईएस का यूज़ नहीं करते। बिना एस या ईएस को यूज़ करे ही मेन वर्ब को यूज़ करके हम वाक्य को बना देते। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, राम
बाजार जाता है। राम हो गया आपका सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने की वजह से जाना हो गई हमारी क्रिया। जाना का होता है गो, तो गो में हमने लगा दिया ईएस। क्या लगा दिया? ईएस। ईएस क्यों लगाया? क्योंकि हमारा राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन करता। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? राम गोज, कहाँ जा रहा है? टू मार्केट। कहाँ जा रहा है? अब देखिए, राम हो गया, जाना हो गया, बचा क्या? बाजार, तो बाजार को लगा दो। तो राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। ये तो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल। अब आपको एक प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं। पहचान क्या हो गई? ते हैं आ गया लास्ट में, ठीक है। हम, वी हो गया। अब वी तो होता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? प्लूरल होता है हमारा। प्लूरल में क्या क्या आता है? वी, दे, यू, आई, ठीक है। तो हम यानी कि वी। अब क्रिया क्या हो रही है इसमें? खेलना हो रही है क्रिया। अब जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली मेन वर्ब क्या है हमारी? खेलना। डायरेक्टली मेन वर्ब को लिखकर, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखकर हम बाकी का सेंटेंस बना देते हैं। जैसे हम की हो गई वी, खेलने की हो गई प्ले, और क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट, ये बन जाएगा सेंटेंस वी प्ले क्रिकेट, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स सब जानते हैं क्या होता है। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, ठीक है। जो हमारे नकारात्मक सेंटेंस, नॉट वाले सेंटेंस या नेवर वाले सेंटेंस होते हैं, वो हमारी किसके अंदर आते हैं? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। अब देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में तो केवल हम एस या ईएस का यूज़ करके हम बना रहे थे सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट में। बट नेगेटिव सेंटेंस में हमारी जो प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, क्या है प्रेजेंट इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब? डू या डस। क्या होती है प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब? डू या डस। तो हम उसको नेगेटिव में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब को। कैसे? चलिए, इसका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन सभी जानते हैं क्या हो गया हमारा? सिंगुलर नंबर। क्या हो गया हमारा एक वचन कर्ता? सिंगुलर नंबर। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, फिर से वही क्या आ गया? सहायक क्रिया, जो मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब। जो हमने पहले पढ़ा था वो हो गया हमारा मेन वर्ब, और ये हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, तथा बहुवचन, बहुवचन हो गया हमारा प्लूरल नंबर। बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। दोबारा सुनिए, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का? एक वचन कर्ता हो यानी सिंगुलर नंबर हो तो डज नॉट, और प्लूरल नंबर हो तो हम डू नॉट का यूज़ करते हुए वाक्य को या सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार नहीं जाता है। अब नहीं गया भाई, उसकी मर्जी है, नहीं जा रहा, कोई ज़बरदस्ती तो उसे भेज नहीं देगा। नहीं जा रहा तो कैसे बनेगा सेंटेंस? देखिए, ये हमारा राम हो गया, राम हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमने क्या बताया था? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारी? डज नॉट। क्या लगेगी हेल्पिंग वर्ब? डज नॉट। राम डज नॉट। अब जो हमारी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे और बाकी का सेंटेंस बना देंगे। राम बाजार नहीं जाता है। राम डज नॉट गो टू मार्केट। सो सिंपल। ऐसे ही हम प्लूरल सब्जेक्ट का देखते हैं। वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे यानी कि दे हो गया हमारा प्लूरल नंबर। तो दे की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? दे के साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट। क्या यूज़ करेंगे दे के साथ? डू नॉट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? डू नॉट। तो वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। तो ये हो गया हमारा दे डू नॉट गो टू मार्केट। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट। डज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था। और डू क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था। आई होप आपकी समझ में आ रहा हो। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम डज नॉट का यूज़ करते हैं, और
प्लूरल हो तो हम डू नॉट का यूज़ करते हैं। सिंगुलर मीन्स एक वचन करता और प्लूरल मीन्स बहुवचन करता। एक वचन यानी कोई एक और बहुवचन एक से ज़्यादा। इसी का एक और नेगेटिव रूल है। नेगेटिव का देखिए, चलिए पढ़ते हैं रूल नंबर 3। जब वाक्य में, वाक्य यानी सेंटेंस, जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, कभी नहीं मतलब नेवर, कि मैं कभी नहीं बोलता, क्या नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी ये नहीं करता, मैं कभी वो नहीं करता। तो जब हम कभी नहीं का यूज़ करते हैं, जब हम नेवर का वाक्य में यूज़ करते हैं तो उसकी इंग्लिश नेवर लगती है, ठीक है, नेवर लगाते हैं। और डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम नेवर लगाते हैं तो हम ना ही डू नॉट लगाते हैं, ना ही हम डज नॉट लगाते हैं। और वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अफर्मेटिव में क्या था हमारा रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो SCIS लगाते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम SCIS मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में कभी नहीं शब्द यानी कि नेवर शब्द आए तो हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम वाक्य को कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाया था, हम सेम रूल लगा के, उसी तरीके का रूल लगा के वाक्य को बना देते हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी इंग्लिश नेवर लगाते हैं, डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तथा वाक्य को अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम झूठ कभी नहीं बोलते। तुम यानी कि प्लूरल नंबर हो गया हमारा, यू आ गया। अब देखिए इसमें क्या वर्ड आ रहा है, कभी नहीं। कभी नहीं की हमने इंग्लिश क्या लगा दी, नेवर। यू नेवर, और झूठ नहीं बोलते तो टेल अ लाई। यू नेवर टेल अ लाई। अगर यहाँ तुम की जगह ही होता, शी होता, वह होता मतलब, तो हम यहाँ टेल्स लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नेवर वाला सेंटेंस कैसा बनाना है, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाना होता है। नेगेटिव वाला सेंटेंस जो कि जिसमें नेवर वर्ड आए, नेवर शब्द आए या कभी नहीं शब्द आए। तो तुम झूठ कभी नहीं बोलते, यू नेवर टेल अ लाई। और इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा चाय कभी नहीं पीती। तो राधा क्या है, हमारी सिंगुलर नंबर है। अब सिंगुलर नंबर में हमने अफर्मेटिव में क्या रूल पढ़ा था कि अगर सिंगुलर नंबर का हमारा सब्जेक्ट हो तो हम मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, एस या ES जोड़ देते हैं। तो राधा कभी नहीं का लगा दीजिए, नेवर ड्रिंक्स। अब ड्रिंक्स आ गया, क्यों, पीना, मेन वर्ब हो गई हमारी पीना। तो और सिंगुलर नंबर है तो हम इसमें क्या जोड़ दिया, हमने S जोड़ दिया। तो राधा नेवर ड्रिंक्स टी। राधा चाय कभी नहीं पीती, या राधा चाय मतलब पीती नहीं है, चाय की एडिक्ट है ही नहीं राधा। तो हम कैसे बनाएंगे, राधा नेवर ड्रिंक्स टी। आई होप समझ में आ रहा हो। इसका है रूल नंबर 4, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ हम किसी से क्वेश्चन वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, इंटेरोगेटिव हो जाता है। देखिए इंटेरोगेटिव भी 2 प्रकार का होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड क्या होता है, देखिए जब हमारे क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, ये सब क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो सेंटेंस के अगर शुरू में आ जाए तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। यानी पहले जब बिल्कुल शुरू में जब कि क्या वर्ड आ जाए, क्यों वर्ड आ जाए, कब आ जाए, कैसे आ जाए, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेकंड मतलब कि जब हमारा एक क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड हमारे कहाँ आ जाए, सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आए। बिल्कुल बीच में से मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल 2 वर्ड इधर 2 वर्ड इधर, बिल्कुल बीच में। बिल्कुल बीच में से मतलब बीच में आए, शुरू में नहीं आने चाहिए बस। तो अगर सेंटेंस के बीच में हो इंटेरोगेटिव वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, तो वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। चलिए इसका रूल पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव। पहले फर्स्ट का रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने, कौन, ये सब वाक्य के शुरू में आए, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में आए। जैसे ये आया है क्या, तो हम इनकी इंग्लिश नहीं लगाते हैं, इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। जैसे क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कब, व्हेन, ये चीज़ें हम नहीं लगाते, WH वर्ड हम नहीं लगाते। तो हम लगाते क्या हैं, इनकी जगह पर हम अपनी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को मैंने बताया था क्या कहते हैं,
हेल्पिंग वर्ब। इनकी जगह पे क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंस में कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं डू नॉट। उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चलेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सबसे पहले डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब डू या डज कैसे? कर्ता के अनुसार। कर्ता मीन्स हमारा सब्जेक्ट। कर्ता के अनुसार डू डज लगाते हैं, फिर कर्ता रखते हैं। कर्ता जैसे कि क्या वह स्कूल जाती है, देखिए डू या डज लग गया। कर्ता क्या है हमारा? वह यानी शी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा क्या लग गया? डज लग गया। फिर कर्ता, ठीक है। उसके बाद मुख्य क्रिया यानी हमारी मेन वर्ब, जो हम अभी तक अफर्मेटिव में ऐसे यस लगाते हैं, जो हमारा मेन काम हो रहा है। मेन काम यहाँ क्या हो रहा है? जाने का हो रहा है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब लगाते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख देते हैं और बाकी के सेंटेंस में कर्म का प्रयोग करते हुए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होती है उसको हम बाद में रखते हुए सेंटेंस को बना देते हैं। तो हमारा रूल क्या कहता है? रूल इंटरोगेटिव का ये कहता है कि जब क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ बिल्कुल वाक्य के स्टार्टिंग में आए, बिल्कुल शुरू में आए, तो हम इनकी इंग्लिश नहीं लगाते। इनकी जगह पे क्या लगाते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं? पहले हम अपना फटाफट से कर्ता देख लेंगे, सब्जेक्ट देख लेंगे क्या है हमारा। उसके अगर सिंगुलर होगा तो डज लग जाएगा और प्लूरल होगा तो डू लग जाएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं। उसके बाद हम अपना कर्ता रखते हैं। कर्ता के बाद हम रखते हैं अपना आपका मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद अपना कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बना देते हैं। क्या वह स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल जाती है? डज शी गो टू स्कूल? क्या वे स्कूल में पढ़ाते हैं? अब वे, देखिए वे हो गया, वे मतलब हो गया हमारा प्लूरल नंबर। जब प्लूरल नंबर हो गया तो हम उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो डू, अब सब्जेक्ट लगा दीजिए दे, अब पढ़ाना लगा दीजिए टीच इन स्कूल। डू दे टीच इन स्कूल? क्या वे स्कूल में पढ़ाते हैं? तो इस तरीके से हम इंटरोगेटिव फर्स्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है। अब चलिए इंटरोगेटिव सेकंड वाला बताते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है? जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ये हमारे सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? सेंटेंस के बीच में आते हैं। और जब ये सेंटेंस के बिल्कुल बीच में आते हैं तो हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाते हैं। सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगाते हैं और बाद में हम सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे? चलिए रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लग गई, फिर सहायक क्रिया डू या डज अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट जो है, ठीक है, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब और फिर बाकी का हम कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बना देते हैं। एक बार और देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द, देखिए तुम दिल्ली कब जाते हो? कब बीच में आ गया। सबसे पहले हम कब को ही ले आएंगे उठा के। तुम बात पूछ रहे हो कब जाते हो, और तुम्हें ही बताऊं तो तुम दिल्ली कब जाते हो, कब को ले आए सबसे पहले। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। उसके बाद हम क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं? अपने सब्जेक्ट को देखते हुए, अपने कर्ता को देखते हुए। कर्ता क्या है हमारा? यू हो गया प्लूरल नंबर, तो इसके लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ डू लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब एंड देन बाकी की चीज़ें लगा देते हैं। जो भी हमारा कर्म होता है उसको प्रयोग को करते हुए वाक्य को बना देते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कहाँ सोता है? अब कहीं भी सोता सही भाई, तुम्हें क्या मतलब। चलिए फिर भी हम सेंटेंस बनाएंगे। वह कहाँ सोता है? कहाँ, देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो सबसे पहले हम कहाँ को उठा के लाएंगे। कहाँ की इंग्लिश होती है? वेयर। तो सबसे पहले वेयर लग गया। अब वह आ रहा है यानी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? यहाँ डज लगा दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगा दिया? डज। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया और बाकी का जो बचा कर्म हमारा जो भी हो रहा है या ऑब्जेक्ट जो भी हमारा बचा
वो हमने लगाते हुए वाक्य को बना दिया। वह कहाँ सोता है, वेयर डज ही स्लीप। हम उसके आगे वाला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का लगातार होना पाया जाता है। देखिए, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी वर्तमान, और कंटिन्यूअस माने लगातार। क्या होता है, लगातार। जब हम कोई कार्य लगातार कर रहे हैं वर्तमान में और वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो हमारा वो किसके अंतर्गत आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह गीत गा रही है। वह गीत गा रही है, कंटिन्यू गा रही है, अभी उसका गीत ख़त्म नहीं हुआ है। वह लगातार गीत गा रही है, मतलब क्या हो गया हमारा, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, रही है आ रहा है, तो हमने क्या बताया था पहचान, इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ शब्द आते हैं तथा कार्य का लगातार होना पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या था, वह गीत गा रही है। ठीक है, चलिए आगे रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी टेंस को 4 तरीके से बना सकते हैं, उसके 4 रूल हो सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव, नंबर 3 इंटेरोगेटिव एंड नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड। ठीक है, चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण। हम कंटिन्यूअस टेंस को साधारण वाक्य कैसे बनाएंगे, साधारण वाक्य में कैसे चेंज करेंगे। देखिए, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मैंने आपको बताया था, सहायक क्रिया क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, यानी हमारे जो सभी टेंसेज हैं उसकी सबकी सहायक क्रियाएं अलग अलग होती हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी सहायक क्रिया क्या थी, डू और डस। कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, इज, एम, आर। ठीक है, तो एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर तथा आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हुए वाक्य में मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर और आई के साथ एम लगाते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जो वाक्य में मुख्य कार्य हो रहा है, उसकी अंग्रेजी लगा के उसके साथ हम क्या प्लस कर देते हैं, उसके साथ हम प्लस कर देते हैं हमारा आईएनजी, और बाकी का बचा हुआ पार्ट लास्ट में रखकर हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब रहा है आगे देखिए, ठीक है, और क्रिकेट खेल रहा है, कंटिन्यू खेल रहा है, अभी उसने ख़त्म नहीं किया, कंटिन्यू ही खेल रहा है, तो वह की हो गई अंग्रेजी ही। इसके बाद हम लगाएंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही सब्जेक्ट क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। उसके बाद हमारी मेन वर्ब यानी खेलना, प्ले, प्लस आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद बाकी का बचा हुआ पार्ट हम रख देते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट या जो भी बचता है वो हम लास्ट में रख देते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या बन गई, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, अब लड़के हैं यानी बहुत सारे हैं, तो बॉयज़, और प्लूरल नंबर के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। बॉयज़ आर, मेन वर्ब में आईएनजी लग गई तो प्लेइंग हो गया, और बाकी बचा हुआ पार्ट लास्ट में, इन द फील्ड। बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव। रूल नंबर 2 कौन सा है हमारा, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। नेगेटिव मीन्स क्या होता है, नकारात्मक। हमारी जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसके साथ जब हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस बन जाता है नकारात्मक। जैसे देखते हैं, चलिए, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज नॉट, बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर नॉट, व आई के साथ सहायक क्रिया एम नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़कर वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। सिंगुलर नंबर का अगर सब्जेक्ट हो हमारा तो इज नॉट,
प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो आर नॉट, और आई के साथ हम एम नॉट का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे बुखार नहीं आ रहा है। मुझे यानी आई के साथ हम लगाएंगे एम नॉट। क्या लगाएंगे? एम नॉट। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम फीवर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अब देखिए वे की क्या इंग्लिश लग गई? दे। अब दे क्या है? हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या लग जाएगा? आर। और नॉट है तो नॉट लग ही जाएगा, नहीं है तो दे आर नॉट हेल्पिंग अस। वे हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इंटेरोगेटिव मीन्स मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक, और इंटेरोगेटिव फर्स्ट क्या होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के स्टार्टिंग में आए, बिल्कुल शुरू में आए, तब वो हमारा क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव फर्स्ट कहलाता है। जैसे क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही है? अब देखिए क्या सबसे पहले आ गया, तो ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव फर्स्ट, प्रश्नवाचक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका रूल को पढ़ना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। नहीं लगाते तो फिर क्या लगाते हैं? कल भी मैंने आपको बताया था, इनकी जगह पे हम क्या लगाते हैं? इनकी जगह पर सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी हो गई? क्या हो गई? हमारी हेल्पिंग वर्ब। और हमारी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। ठीक है, तो इनकी जगह पर सहायक क्रिया इज, आर, एम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? हमारा जो कर्ता है, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर फिर सब्जेक्ट रखते हैं यानी कर्ता रखते हैं। फिर मुख्य क्रिया यानी जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते हैं। वह कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और देखेंगे कि रूल पर हम एक बार और पढ़ेंगे रूल को, कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले इज लगाएंगे, प्लूरल है तो सबसे पहले आर लगाएंगे, और अगर आई है तो सबसे पहले हम एम लगाएंगे। उसके बाद हम क्या रखते हैं? उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट रखते हैं, कर्ता रखते हैं, और फिर कर्ता रख के क्या रखते हैं? कर्ता के अनुसार ही हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो रखते हैं। ठीक है, फिर कर्ता रखते हैं, फिर मुख्य क्रिया में हम आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही है? अब देखिए चिड़िया बहुत सारी हैं, क्या सबसे पहले आ रहा है? तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। यहाँ हम व्हाट का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज़ क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इज, एम, आर। अब देखिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है महेश, किसी का भी नाम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो महेश के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा दिया? इज। उसके बाद हमने रखा सब्जेक्ट इज महेश, फिर हमने क्या रखा इसके बाद? महेश के बाद हमने रखा मेन वर्ब इज महेश सिंगिंग। सिंगिंग, सिंग देखिए गाना हो गया। ठीक है, और आईएनजी इसमें जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा सिंगिंग। इज महेश सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या महेश गाना गा रहा है? इज महेश सिंगिंग अ सॉन्ग? ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। क्या है? इंटेरोगेटिव सेकंड। कल मैंने आपको बताया था इंटेरोगेटिव सेकंड क्या होता है, कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसको, या WH वर्ड जो होते हैं हमारे, वो वाक्य के बीच में आए तो हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। चलिए इसके रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लगाते हैं। देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या था कि अगर शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी जगह पे हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर वही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देते हैं। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं हम? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कैसे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। ठीक है, तो फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम उसे क्यों पीट रहे हो? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? अब देखिए, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के हमारे बीच में आ गया, वाक्य के बीच में आ रहा है तो हम इसकी इंग्लिश सबसे पहले ले आएंगे। क्यों का क्या होता है? वाई। तो वाई आर यू बीटिंग हिम? वाई आर यू बीटिंग हिम? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? सबसे पहले आ गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया है? हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया है यू के अकॉर्डिंग। यू हमारा प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमने आर लगा दिया, तो वाई आर यू। फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाएंगे हम पीटना यानी बीट। बीट में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वाई आर यू बीटिंग, और जो बचा है तुम उसे क्यों पीट रहे हो, उसे की लगा देंगे हिम। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस क्या बन गया? तुम उसे क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग हिम। ठीक है, यहाँ आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा होता है। आज हम उसके आगे वाले टेंस को पढ़ेंगे जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। एक बार और सुनेंगे कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का समाप्त होना पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राधा खाना खा चुकी है। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? चुकी है। इससे हमने क्या कर लिया? पहचान लिया कि ये कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस है। अब जो राधा का खाना खाने का काम है वो समाप्त हो चुका है। राधा खाना समाप्त कर चुकी है, राधा खाना खाने को, तो राधा खाना खा चुकी है कौन सा टेंस हो गया? हमारा परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसको हम बनाते कैसे हैं उसके कुछ रूल देख लीजिए। रूल नंबर 1 हमारा होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मीन्स होता है साधारण वाक्य। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ सहायक क्रिया क्या होती है? हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब सभी टेंस की अलग अलग होती है। परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब? हैज़ या हैव। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हुए वह मुख्य क्रिया क्या होती है? हमारी मेन वर्ब। जो हमारे सेंटेंस में, जो हमारे वाक्य में मेन कार्य हो रहा होता है वही हमारा क्या कहलाता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब की क्या लगाते हैं हम फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगाते हैं इसमें। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे राधा खाना खा चुकी है। राधा हमारा सिंगुलर नंबर है इसलिए हमने क्या ले लिया? हैज़ ले लिया। राधा हैज़ ईटन, देखिए ईट की थर्ड फॉर्म लग गई और बाकी बचे हुए सेंटेंस हमने बाद में रख दिया। द फूड, राधा हैज़ ईटन द फूड, राधा खाना खा चुकी है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे वे आ रहा है, वे है हमारा प्लूरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या हेल्पिंग वर्ब ले ली? इसके अकॉर्डिंग हमने ले लिया हैव। दे हैव खेलना यानी प्ले, अब इसकी हमने कौन सी फॉर्म यूज़ कर ली? थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली। दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच, वे क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड क्रिकेट मैच। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल होता है हमारा नेगेटिव।
नेगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक। मैंने आपको बताया जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हीं के साथ जब हम नॉट को जोड़ देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ नॉट तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट व मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज़ नॉट और प्लूरल हो तो हैव नॉट, और हमारे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पिताजी दिल्ली नहीं पहुंच चुके हैं। मेरे पिताजी माय फादर, क्योंकि अभी हमारा सिंगुलर नंबर है तो हम क्या लगा देंगे, हैज़ नॉट। माय फादर हैज़ नॉट, पहुंचना की होती है रीच, और रीच की लग गई यहाँ पे थर्ड फॉर्म, रीच्ड दिल्ली। मेरे पिताजी दिल्ली नहीं पहुंच चुके हैं। माय फादर हैज़ नॉट रीच्ड दिल्ली। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट यानी कि जब हमारा क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है, और इंटरोगेटिव सेकंड जब हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक है, इंटरोगेटिव को बोलते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, तो फिर क्या लगाते हैं, इनकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब। इनकी जगह पर हम सहायक क्रिया हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे कि जब क्वेश्चन वर्ड, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो हम इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। इनकी जगह पर सहायक क्रिया हैज़ या हैव, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया व मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या वे बाग से फूल तोड़ चुके हैं। अब देखिए क्या आपका सबसे पहले आ गया क्वेश्चन वर्ड, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहले देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब देखिए वे का मीन्स होता है दे हमारा है प्लूरल नंबर, तो हमने हैव को उठा दिया। तो सबसे पहले हमने रखा हैव, फिर हमने रखा हमारा जो कर्ता है या सब्जेक्ट है। ठीक है, हैव दे, तोड़ने को जो इंग्लिश होती है वो होती है प्लक, और हमने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी प्लग्ड। तो हैव दे प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, मतलब क्या वे बाग से फूल तोड़ चुके हैं। हैव दे प्लक द फ्लावर्स फ्रॉम गार्डन, हैव आ गया सबसे पहले यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद हमने क्या लगाया, उसके बाद लगाया हमने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाया हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाकी सेंटेंस के पार्ट को बाद में रखते हुए हमने वाक्य को बना लिया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वह उसे पीट चुका है। अब देखिए क्या आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, वह मतलब ही यानी कि सिंगुलर नंबर, तो हम लेंगे सबसे पहले हैज़ को। हैज़ ही बीटन हिम, क्या वह उसे पीट चुका है। हैज़ ही बीटन हिम, पीटने की होती है बीट और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई बीटन, तो ये क्या बन जाएगा सेंटेंस, हैज़ ही बीटन हिम। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड, यानी कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आए तो हम उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं सहायक क्रिया हैज़ या हैव हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग, फिर हम लगाते हैं हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार क्यों गया है। अब देखिए क्यों बीच में आ गया, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड है, ये जब बीच में आया तो हमने इसको सबसे पहले उठा लिया, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई हमने लगा दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब।
किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है, यानी कि ही, सिंगुलर नंबर, तो हम हैज़ यहाँ पे लगा देंगे। वाई हैज़ ही, उसके बाद आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर आ गया हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गया यानी कि गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो वाई हैज़ ही गॉन टू मार्केट, वह बाज़ार क्यों गया है? वाई हैज़ ही गॉन टू मार्केट। समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा। हम लोग आज पढ़ेंगे जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का लगातार होना पाया जाता है। देखिए, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसकी भी पहचान क्या थी कि उसके भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ शब्द आते थे और कार्य का लगातार होना पाया जा रहा था। और इस टेंस में भी सेम पहचान है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें जब भी कार्य होता है उस कार्य का समय दिया होता है। कार्य जब से भी शुरू होता है उसका क्या दिया होता है? समय दिया होता है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया होता, टाइम नहीं दिया होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम आपको 100% मिलेगा। तो उसी से हम पहचान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और दोनों में डिफरेंस भी पता करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। अब देखिए लास्ट में रही है आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है? 1 घंटे से, और टाइम भी दे रखा है 1 घंटा। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव। इसके साधारण वाक्य कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। एक वचन कर्ता यानी कि हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसेस की अलग अलग होती है। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी। मुख्य क्रिया हो गई आपकी जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं हम? आईएनजी। व से की अंग्रेजी देखिए, से क्या है? ये जो भी हमें टाइम बता रहा है, 1 घंटे से, तो ये से हो गया। कब से? 1 घंटे से। इस से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं से के लिए? सिंस या फॉर का। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे आपका ये दे रखा है, मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं, तो 1 घंटा तो हो गया आपका, और से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर। क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर। अब ये देखिए सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे फॉर का यूज़। फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा न्यूमेरल एग्जेक्टिव होता है, कोई भी जो भी हमारा न्यूमेरल एग्जेक्टिव होता है उसके साथ मिनट, आवर, सेकेंड, डे, मंथ, ईयर या अ लॉन्ग टाइम दे रखा होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं फॉर का। एक बार और समझेंगे। कोई भी हमारा न्यूमेरल एग्जेक्टिव है, जैसे मानिए 5 मिनट, 5 आवर, 5 सेकेंड, 5 डेज, 5 मंथ, 5 ईयर या अ लॉन्ग टाइम दे रखा होता है, तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम इससे पहले यूज़ कर देंगे फॉर का। वहीं हम सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं हम अगर सेंटेंस में ओ क्लॉक दे रखा होता है, जैसे ओ क्लॉक, 5 o'clock, ठीक है। जब हमारे सेंटेंस में ओ क्लॉक दे रखा होता है, या फिर किसी भी डेज का नाम, नेम ऑफ डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ दे रखा होता है, जनवरी, फरवरी, ईयर कोई सा भी दे रखा होता है, जैसे 1999, 1990, मॉर्निंग दे रखा होता है, इवनिंग दे रखा होता है, अराइवल, डिपार्चर या लॉन्ग दे रखा होता है, वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वहाँ हम इससे पहले लगा देते हैं सिंस का। क्या लगा देते हैं? सिंस। तो हम चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी माताजी
1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। देखिए, मेरी माताजी हो गया आपका सब्जेक्ट, माई मदर हो गया, ठीक है, माई मदर। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब माई मदर है हमारा सिंगुलर, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन। माई मदर हैज़ बीन, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ रही हैं, पढ़ने की होती है रीड, और रीड में हम क्या लगा देंगे, आईएनजी प्लस कर देंगे। मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं हम, आईएनजी। उसके बाद क्या पढ़ रही हैं, रामायण पढ़ रही हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और लास्ट में हम ये देखेंगे 1 घंटा आ रहा है, देखिए 1 आवर आ रहा है, 1 आ रहा है आपका न्यूमेरल एग्जेक्टिव हो गया, इसके साथ हम तुरंत घंटा आ रहा है यानी आवर हो गया, तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे, इससे पहले लगा देंगे फॉर। न्यूमेरल एग्जेक्टिव प्लस मिनट, आवर, सेकंड, डेज, मंथ, ईयर या अ लॉन्ग टाइम हो तो हम उससे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर का, और 1 घंटा यानी कि 1 आवर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माई मदर हैज़ बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 आवर। 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका रूल समझना। एक वचन कर्ता यानी कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़, नॉट, बीन। अब देखिए, हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद में नहीं लगाएंगे। कहीं आप ऐसा कर देंगे हैज़ बीन नॉट नहीं होगा। क्या होगा, हैज़ नॉट बीन। हैज़ और बीन के बीच में हमने क्या डाल दिया, नॉट डाल दिया। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ नॉट बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हुए वाक्य की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और देखेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम हैज़ नॉट बीन, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव नॉट बीन, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। देखिए, नहीं आ गया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए, ये लड़कियां यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो हो जाएगा हमारा दीज गर्ल। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव। दीज गर्ल हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। अब देखिए, सुबह आ रहा है, सुबह होती है मॉर्निंग, और मॉर्निंग से पहले हम क्या लगाते हैं, से की इंग्लिश। मॉर्निंग से पहले हम से की इंग्लिश लगाते हैं सिंस। क्या लगाते हैं, सिंस। ठीक है, एक बार और देखेंगे ये एग्जाम्पल। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। वह इस मकान में सन 1990 से नहीं रह रहा है, तो वह हो गया ही के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ नॉट बीन। तो इसका क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब देखिए, सन आ रहा है, हमारा ईयर आ रहा है, कितना है, 1990, तो हो जाएगा हमारा सिंस। से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे हम, सिंस लगा देंगे, सिंस 1990। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। जैसे कि आपको पता है 2 तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। फर्स्ट जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है, और सेकंड जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आता है, वही होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। चलिए देखेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी अंग्रेज़ी नहीं लगाते, तो फिर क्या लगाते हैं? मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इनकी जगह पर। इनकी अंग्रेज़ी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, और अगर प्लूरल है तो हैव। हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, फिर लगाते हैं हम कर्ता। क्या लगाते हैं फिर हम? कर्ता यानी कि हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हम लगाते हैं बीन। क्या लगाते हैं? बीन। उसके बाद हम लगाते हैं मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं, और फिर से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सोमवार से इस स्कूल में पढ़ा रहा है? क्या वह सोमवार से इस स्कूल में पढ़ा रहा है? इसकी क्या बनेगा? इसकी क्या बनेगी? देखिए, क्या आ रहा है पहले, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? हैज़ यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैज़ क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है, ये क्या है? सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैज़, फिर हम अपना सब्जेक्ट ले आएंगे उठा के, फिर हम लगा देंगे बीन। हैज़ ही बीन। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या, मेन काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो टीच आ जाएगा, टीच में लगा देंगे हम आईएनजी। हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब देखिए क्या आ रहा है? से सोमवार से, यानी किसी दिन का नाम आ रहा है, और दिन के नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मंडे। सोमवार यानी मंडे। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए उसे क्या कहते हैं? हम इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं। रूल नंबर 4 देखेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या था? अगर शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगा देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वो कैसे लगाते हैं? किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले, और फिर हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता यानी कि हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म, और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद हमारे कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़, और अगर प्लूरल है तो हैव। फिर बीन के पहले रखते हैं हम कर्ता, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, इन दोनों के बीच में डाल देंगे हम कर्ता। फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर हमारा जो आता है वो कर्म आ जाता है, और सबसे लास्ट में हम से की इंग्लिश सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कल से उसे क्यों पीट रहे हो? भाई तुम कल से उसे क्यों पीट रहे हो? अब देखिए क्यों बीच में आ गया, इसको ले आएंगे हम सबसे पहले, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा तुम। अब ये है हमारा प्लूरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले आएंगे? हैव। उसके बाद हम बीच में क्या रख देंगे? हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और हैव बीन के बीच में कर्ता हो गया, और कर्ता के बाद आ जाएगा हमारा बीन। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गई पीट रहा, हमारा पीट रहा है बेचारे को, कल से पीट रहा है वो भी। बीट, बीट में लगा देंगे हम आईएनजी, ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया हिम, उसे, और उसके बाद से की अंग्रेजी यानी सिंस या फॉर। कब से पीट रहा है भैया? कल से पीट रहा है। लो, कल से यानी यस्टरडे, यस्टरडे से पहले आ गया हमारा सिंस, सिंस यस्टरडे, कल से पीट रहा है।
तो तुम कल से उसे क्यों पीट रहे हो? वाई हैव यू बीन बीटिंग हिम सिंस यस्टरडे? आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।